दोस्तों, पहले पाकिस्तान लेकिन जहर अब तुर्की घोल रहा है। जी हां, जो काम पाकिस्तान पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया, वही खेल अब रिसेप तैयब एर्दगिन का तुर्की खेल रहा है। लाल किले पर धमाके से लेकर भारत के सबसे खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकने तक सबूतों की एक ऐसी डोर बंधी है जिसका सिरा सीधे अंकारा तक जाता है। आज सवाल यह नहीं कि तुर्की हमारा दोस्त है या दुश्मन, सवाल यह है कि क्या तुर्की भारत के खिलाफ नया पाकिस्तान बन चुका है? क्या एर्दोगन ने भारत की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जानबूझकर रुकवा दी है? और क्या दिल्ली में हुए धमाकों के पीछे भी तुर्की का ही हाथ है? आज हम खोलने जा रहे हैं तुर्की के डीप कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया का पूरा कच्चा चिट्ठा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में परत दर परत समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी ताकत पर सबसे पहली चोट करो, और तुर्की ने ठीक यही करने की कोशिश की है। कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से। भारत ने अपनी सेना की एविएशन विंग को और भी घातक बनाने के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 नए अपाचे A64E हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे। यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं, ये आसमान के वह शिकारी हैं जो अपने साथ हेलफायर मिसाइलें, हाइड्रा रॉकेट और एक 30 मी की चेनगन लेकर चलते हैं। ये दुश्मन के टैंकों को कब्रिस्तान में बदलने की ताकत रखते हैं। 3 हेलीकॉप्टर इसी साल जुलाई 2025 में भारत आ चुके थे और बाकी के 3 नवंबर में आने वाले थे। तारीख थी 8 नवंबर, जब एक विशालकाय कार्गो एयरक्राफ्ट न-24 इन 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर भारत के लिए उड़ान भर चुका था। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन तभी हुआ असली खेल। बीच रास्ते में अचानक तुर्की ने उस कार्गो जहाज को अपने एयर स्पेस यानी अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की क्लियरेंस को रद्द कर दिया। सोचिए, एक जहाज हवा में है और उसे बताया जाता है कि आप हमारे आसमान से गुजर नहीं सकते। बोइंग कंपनी ने इसे एक अननोन लॉजिस्टिक इशू यानी एक अज्ञात लॉजिस्टिक समस्या का नाम दिया, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जानती थी कि सच्चाई कुछ और है। यह कोई तकनीकी समस्या नहीं थी, यह एक सोचा समझा पॉलिटिकल दांव था। यह भारत को एक सीधा संदेश था, और टाइमिंग सबसे जरूरी थी। तुर्की ने अपने एयर स्पेस को ठीक उसी वक्त ब्लॉक किया जब दिल्ली में हुए धमाकों की जांच में एक चौंकाने वाला तुर्की कनेक्शन सामने आ चुका था। स्पष्ट है, एर्दोगान जानते हैं कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। वो जानते हैं कि भारत अब पलटवार करेगा, और इसीलिए उन्होंने भारत की एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी हवाई हमले की क्षमता को कमजोर करने की यह नाकाम कोशिश की। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, दिल्ली का दिल, हमारा लाल किला। कुछ हफ्ते पहले लाल किले के पास एक धमाका हुआ। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इस केस की फाइलें खोली तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिसने दिल्ली से लेकर अंकारा तक की सरकारों को हिलाकर रख दिया। इस हमले के 2 मुख्य आरोपी उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल गानी दोनों ही तुर्की में बैठे एक हैंडलर उकासा से जुड़े हुए थे। अब यह उकासा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। इस्लामिक इतिहास में यह पैगंबर मोहम्मद के एक साथी का नाम था, यानी यह नाम जानबूझकर चुना गया था ताकि एक जिहादी नैरेटिव को, एक कट्टरपंथी सोच को हवा दी जा सके। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक यह दोनों आतंकी जो भारत में डॉक्टर और इंजीनियर बनकर रह रहे थे, असल में तुर्की गए थे। वहां उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली और सेशन ऐप नाम के एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग चैनल पर हमले के लिए हिदायतें ली। यह वही जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क था जिसे पाकिस्तान सालों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। लेकिन इस बार प्रॉक्सी पाकिस्तान का था और ट्रेनिंग देने वाला और पैसा लगाने वाला हाथ तुर्की का था।
यानी भारत में बैठे डॉक्टर और इंजीनियर असल में थे पाकिस्तान के प्रॉक्सी और तुर्की के मोहरे। वो सफेद कोट पहनकर जिंदगियां बचाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में वह जिंदगियां लेने की ट्रेनिंग ले रहे थे। एर्दोगान को यह अच्छी तरह मालूम है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का वो मंजर याद है जिसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। वही डर अब तुर्की को सता रहा है, क्योंकि उस ऑपरेशन में भी तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन ऑपरेटर्स और तकनीकी मदद दी थी, जिसके चलते 2 तुर्किश ऑपरेटर्स भी मारे गए थे। अब तुर्की ने खुलेआम दिखा दिया है कि वह भारत का दोस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान का साइलेंट पार्टनर है, एक खामोश साथी है। उसने न सिर्फ भारत के सैन्य साजो सामान को रोका, बल्कि अब उसकी धरती से आतंकियों का कनेक्शन भी सीधे सीधे सामने आ रहा है। अब आप सोचिए, जो तुर्की नाटो का सदस्य देश है, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी होने का दावा करता है, वो भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस तरह की दोगली चाल कैसे चल सकता है? इसका जवाब एर्दोगान के सपनों में छिपा है। एर्दोगान आजकल इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने के सपने देख रहे हैं। वह खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक दिखाना चाहते हैं और तेजी से बढ़ता हुआ शक्तिशाली भारत उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना, यह सब उसी बड़े खेल का हिस्सा है। इसीलिए उन्होंने अब वही किया जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, भारत को रोकने की, भारत को कमजोर करने की और भारत को अंदर से अस्थिर करने की कोशिश। लेकिन वो शायद भूल गए, यह नया भारत है, यह ना रुकता है ना झुकता है। एर्दोगान की इस भारत विरोधी नीति के पीछे एक और बड़ी वजह है, तुर्की की अपनी घरेलू राजनीति और चरमराती अर्थव्यवस्था। तुर्की की करेंसी लीरा लगातार गिर रही है, महंगाई आसमान छू रही है और जनता में भारी गुस्सा है। ऐसे में एर्दोगान अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। भारत के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाकर और खुद को इस्लामिक दुनिया के चैंपियन के तौर पर पेश करके वो अपने देश में राष्ट्रवादी और धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। भारत उनके लिए एक आसान निशाना है, क्योंकि एक उभरती हुई शक्ति है जो किसी गुट का हिस्सा नहीं है और जिसे चुनौती देकर वो अपने समर्थकों को यह दिखा सकते हैं कि तुर्की आज भी एक वैश्विक ताकत है। अब भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम भारत को अपने एयर स्पेस और मिलिट्री डिलीवरी रूट को पूरी तरह से तुर्की फ्री बनाना होगा। हमें ऐसे नए रास्ते बनाने होंगे जहां तुर्की जैसा कोई देश बीच में आकर हमारे रक्षा सौदों को रोक ना सके। दूसरा, तुर्की को एक टेरर सेफ हेवन यानी आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में नामित करने का समय आ चुका है। भारत पहले ही तुर्की के साथ व्यापार घटा चुका है, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू करना होगा। हमें तुर्की की अर्थव्यवस्था पर चोट करनी होगी, क्योंकि जो देश आतंकियों को छुपाए, जो भारत के हवाई जहाजों को रास्ता देने से मना करे और जिसका नाम हमारे देश में हुए धमाकों में सामने आए, वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होता है और दुश्मन को दुश्मन की तरह ही जवाब दिया जाता है। इसके अलावा भारत को अब कूटनीति के मैदान में भी तुर्की को घेरना होगा। भारत के तुर्की के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों जैसे ग्रीस, आर्मेनिया, यूएई और सऊदी अरब के साथ रिश्ते बेहद मजबूत हैं। अब समय आ गया है कि इन देशों के साथ रक्षा और खुफिया सहयोग को और गहरा किया जाए, ताकि एर्दोगान को हर मोर्चे पर एक कड़ा संदेश मिले। भारत को नाटो के मंच पर भी तुर्की के दोहरे चरित्र को बेनकाब करना चाहिए और अमेरिका जैसे देशों से पूछना चाहिए कि उनका एक सहयोगी देश कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है और भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के खिलाफ साजिश रच सकता है। यह सिर्फ सैन्य या आर्थिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक शतरंज की बिसात है और भारत को अपनी हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। तुर्की की इस हरकत ने एक और बात साफ कर दी है। भारत को अब रक्षा क्षेत्र में
और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा। अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर बेशक दुनिया में बेहतरीन है, लेकिन हमें अपने खुद के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे प्रचंड को और भी खतरनाक बनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में हमें किसी भी देश के सामने अपने हथियारों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। एर्दोगान का यह दाव उल्टा पड़ चुका है। उन्होंने अपाचे की डिलीवरी रोककर भारत को कमजोर करने की सोची थी, लेकिन उन्होंने भारत को और भी मजबूत होने का एक और कारण दे दिया है। उन्होंने भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। तुर्की ने सोचा कि वह भारत को रोक लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि जिस भारत को कोई रोकना चाहता है वह और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। यह कोई लॉजिस्टिक समस्या नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता पर एक हमला था। यह भारत के स्वाभिमान को एक चुनौती थी, और भारत चुनौतियों से भागता नहीं, चुनौतियों का सीना चीरकर जवाब देता है। एर्दोगन ने जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि यह शिव की भूमि है। यहां जहर पचाने की भी ताकत है और तांडव करने की भी। भारत का जवाब अब तुर्की को उसी की भाषा में मिलेगा, और यह जवाब इतना शक्तिशाली होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। खेल उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत को तुर्की के साथ सारे राजनीतिक संबंध तोड़ देने चाहिए? अपनी राय नीचे चैनल वॉइस ऑफ दृष्टि पर कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर करें ताकि तुर्की का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।